मगर हुकूमत ने अगर ये फैसला कर लिया है कि नए साल का एक तोहफा आवाम को देना है, महंगाई का तोहफा, गुर्बत का तोहफा, गरीब और अमीर का फर्क, बेरोजगारी का तोहफा, तो वो तैयारी पूरी है। उससे ना तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये डे टू डे सर्वाइव भी मैं इसको कहूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना के बायस एक मुआशी बहरान के दबाव का शिकार है। तुर्की की मिसाल अगर लें तो तुर्की भी गुज़िश्ता कुछ माह से संगीन मुआशी बहरान की जद में आ चुका था। पूरी दुनिया तुर्की पर तनकीद कर रही थी, महंगाई आसमान को छूने लगी थी, आम आवाम की जिंदगी वहाँ पर शदीद मुश्किलात का शिकार हो रही थी। फैक्ट्रियों को दरामदी कीमत तयन करने में मुश्किलात का सामना था। आलमी खरीदारियां भी कई इदारों ने रोक दी थी। करेंसी में सुबह और शाम उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। सरमायाकार परेशान थे। डॉलर की कीमत के मुकामी मार्केट पर मनफी असरात भी पड़ रहे थे। मगर तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए आवाम के लिए एक पॉलिसी बनाई, जिसके मुताबिक अगर आम तुर्क अपनी बचत या सरमायाकारी अपने गैर मुल्की ज़र मुबादला को लीरा में बदलवा कर उन्हें तयशुदा अरसे के लिए एक बचत अकाउंट में रखे तो हुकूमती जमानत की बिना पर उन्हें फॉरेक्स मार्केट में जितना मुनाफा दिया जाएगा, अगर फॉरेक्स मार्केट सरकार की तयशुदा शरह सूद से कम हो जाए, तब भी सरमायाकारों को तुर्क हुकूमत की जानिब से मुनाफा दिया जाएगा। इस फैसले के सामने आते ही लोगों ने अपने महफूज किए गए डॉलर्स बेचना शुरू कर दिए, और उसमें वो लोग भी शामिल थे जो इस नए टूल से फायदा उठाना चाहते थे। वो भी जो डॉलर को गिरते देखकर अपना करेंसी एक्सचेंज मुनाफा गिरता भी देख रहे थे। देखते ही देखते नाजरीन, एक ही रात में 1 अरब डॉलर वापस तुर्किश लीरा में बदल गया, जिसकी वजह से तुर्किश लीरा जो कि 18.5 पर था वो 12 पर आ गया। सोशल मीडिया पर उर्दुगान के इस नए टूल को तुर्क डॉलर का नाम दिया गया, जिसने बज़ाहिर सूरत हाल को यकसा बदल कर रख दिया। 1987 के बाद तुर्किश लीरा इस कदर तेजी के साथ पहली बार मजबूत हुआ। अवामी सतह पर एक बार फिर उर्दुगान की हिमायत पैदा हुई और लोग सड़कों पर आकर रक्स करने लगे। मगर दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो मौजूदा हुकूमत को भी मुल्क के मुआशी मसाइल का जिम्मेदार कोरोना और या फिर साबिक हुकूमतों को देती आई है। मगर इन मसाइल को हल करने के लिए हमने कोई हुकूमत की मौसर हिकमत अमली नहीं देखी। क्यों कोई मौसर हिकमत अमली नहीं बनाई गई? पाकिस्तान में मईशत की कश्ती मुसलसल डूबती जा रही है। खारजा पॉलिसी का ये आलम है कि जो दोस्त ममालिक पहले अतिये के तौर पर रियाल दिया करते थे, अब कड़ी शराइत के साथ भारी शरह सूद पर पाकिस्तान को कर्ज देते हैं। सालाना शरह तरक्की तबाही की हद तक गिर चुकी है। बेरोजगारी में इजाफा हो गया है। बैरूनी सरमायाकारी में 30% कमी हो चुकी है। मुसलसल टैक्सेस में इजाफा हो रहा है। मिनी बजट के नाम पर आवाम के लिए महंगाई का एक नया तूफान लाया जा रहा है। गरीब तर होता जा रहा है। एक के बाद एक बहरान सर उठा रहा है। कर्जों में इजाफा हो रहा है। तिजारती खसारा भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों ने तुर्की से क्या सीखा? क्या हम भी अपने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या तुर्की की तरह के इकदाम सकते? क्या हम तुर्किश मॉडल मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं अपना सकते? और हम तो क्या सूरत हाल कर रहे हैं, हम मिनी बजट ला रहे हैं, वो भी ऑर्डिनेंस की सूरत में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले हम बात करेंगे। उमर हयात हमारे साथ हैं और हमें इस तमाम तर सूरत हाल पे हम तजिया लेंगे। इस मुआशी सूरत हाल पे हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे पहले उमर हयात से बात करते हैं। उमर, की हुकूमत मिनी बजट को एक ऑर्डिनेंस की सूरत में क्यों लाना चाह रही है? देखिए, शुक्रिया सुमैया। और जो आपने बात की कि हुकूमत जो मिनी बजट है उसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाना चाह रही है, तो असल मसला जो इस वक्त हुकूमत को दरपेश है, आपने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस अभी जो बल्दियाती हुए हैं उनका बाकायदा तौर पर जायजा लिया होगा कि वहाँ पर हुक्मरान जो जमात है उसको शिकस्त हुई है। और हुक्मरान जमात के जो अरकान हैं उन्होंने अपनी जमात के लोगों को नहीं बल्कि दूसरी जमात के जो है उनको सपोर्ट किया है। अब हुकूमत को ये डर है कि अगर मिनी बजट जो है वो नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है तो उसके बाद जो है वो शायद उनके अपने अरकान और ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी हैं वो इस मिनी बजट को सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये 360 अरब रुपए
की जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको खत्म किया जा रहा है, जिससे महंगाई मजीद ज्यादा होने का खदशा है। अब हुकूमत के पास ये अददी अक्सरियत न होने पर जो है इस मिनी बजट को जो है वो ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया जा रहा है, और ये काम जो है वो 12 जनवरी से कबल करना होगा, क्योंकि 12 जनवरी को जो IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है उसके अंदर ये पाकिस्तान को $1 अरब की जो किस्त है, जो छठा जायजे के हवाले से वो मिलने का इम्कान है। और IMF की जानिब से बाकायदा तौर पर लिखी गई थी कि आप जो है वो एक मिनी बजट लेकर आए, मनी बिल लेकर आए थ्रू द पार्लियामेंट। और उन्होंने जब पाकिस्तानी हुक्काम ने और उन्होंने मुशीर खजाना शौकत तरीन भी मौजूद थे, उन्होंने IMF को कहा कि हम तीसरा जो टैक्स ला तरमीमी आर्डिनेंस लेकर आए थे और इसी तरह हम चौथा टैक्स ला तरमीमी आर्डिनेंस जो है वो लेकर आएंगे, जिस पर IMF ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसको जो है वो मुस्तरद किया। अब हुकूमत जो है वो इस जो मिनी बजट है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाकर IMF को ये यकीन दहानी कराएगी कि बिल 2022 होगा, उस फाइनेंस बिल के अंदर ये जो टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का ऑर्डिनेंस है इसको मर्ज कर दिया जाएगा और उसको फाइनेंस बिल 2022 का हिस्सा बनाया जाएगा। सही है। अब सूरत हाल यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए काफी गंभीर हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, खास तौर पर IMF जो है हमेशा पाकिस्तान जैसी मईशतों को दबाव में रखने के लिए अपनी जो शराइत है उनको मनवाने के लिए, बिल्कुल IMF तो शराइत मनवाएगा जब उसने कर्ज देना है, लेकिन हमने अपनी पॉलिसी कैसे लेके चलना है ये तो हमें सोचना है। बहुत शुक्रिया आपका। उमर आइंदे हमारे साथ थे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर सूरत हाल ख़राब है, कई दफ़ा आप भी ये बता चुके हैं कि मईशत डूब रही है। हमारे वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमारी मईशत बढ़ती है तो फिर डॉलर्स कम होते हैं, इसकी वजह से हमें IMF में जाना पड़ता है। IMF लगा रहे कड़ी शराइत, हम ला रहे हैं मिनी बजट, 350 अरब के जो टैक्सेस की छूट थी हम ले रहे हैं उसको वापस, हमने बढ़ा दिया शरह सूद को। सर तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारी जो मईशत है उसके लिए जो पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं माफिया के दबाव पर, माफिया के को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और उनके साथ हुकूमत का एक गठजोड़ है, नंबर एक। दूसरा ये था कि जो बैरूनी अशराफिया है उसका भी हुकूमत के साथ गठजोड़ है। इक़्तिदार में रहने के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो की है वो यही है जो मैंने आपको बता दी। पाकिस्तान की मईशत में आज भी इतनी सख्त है, और मैं बिल्कुल ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब अगर चाहें तो IMF की शर्त भी पूरी हो जाएगी, और ये जो ज़िमनी बजट है या जिसमें सप्लीमेंट्री बिल, हाँ इसको है ये मालियाती बिल है ज़िमनी एक्चुअली, तो इसको अभी फैसला ये नहीं हुआ है। कल जो है सेनेट में ये कहा गया है कि हम तो पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे, लेकिन वहाँ पर मुश्किल पड़ेगी, टाइम बहुत कम है। मगर हुकूमत ने अगर ये फैसला कर लिया है कि नए साल का एक तोहफ़ा आवाम को देना है, महंगाई का तोहफ़ा, गुर्बत का तोहफ़ा, गरीब और अमीर का फ़र्क, बेरोज़गारी का तोहफ़ा, तो वो तैयारी पूरी है। लेकिन अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो बग़ैर ये ज़िमनी बजट लाए IMF की शर्त पूरी कर सकते हैं। इसमें उनको भी पता है, हमें भी पता है, कौम को भी पता है। तो सर जब उनको पता है, कौम को पता है, सबको मालूम है कि ऐसा हो सकता है, तो क्या हुकूमत चाहती नहीं है कि महंगाई कम करें, या फिर मामलात इनके हाथों से निकल चुके हैं? नहीं, बुनियादी तौर पर हुकूमत जो है वो सारे फैसले इसलिए करती है कि किस तरीके से इक़्तिदार में रहा जाए और किस तरीके से इक़्तिदार को तूल दिया जाए। उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया था, उन्हीं में से बेशतर लोग आज काबीना में हैं, तो कोई फैसला उन लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता जिनको आप अशराफिया या माफिया कहते हैं। और उसके लिए अगर कानून तोड़ना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ज़िमनी बजट ला रहे हैं, सप्लीमेंट्री बिल आ रहा है, ये कानून तोड़ के लाया जा रहा है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। वो क्यों अर्ज कर दूँ आपसे, ये इमरान खान साहब 2019 में एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आए थे, और उसमें ये कहा था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उसके लिए कानून बन गया था, और वो कानून बन ये गया था कि जो असासे मुल्क के अंदर चोरी के पैसे के हैं उनकी तफसीलात हमारे पास हैं, और उसके लिए कानून मौजूद है कि अगर हुकूमत और FBI चाहे तो उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं।
और अगर नहीं करते तो कानून तोड़ते हैं। मैं किस तरह क्यों कह रहा हूँ ये आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक आदमी के पास 50 लाख रुपए है चोरी का, जो उसने कौमी बचत स्कीम में लगाया, हुकूमत के पास तफसील है। अब वो आदमी ने एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, उसको पता था कि हुकूमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसने फायदा नहीं उठाया। अगर FBI सिर्फ 2 लाइन का एक खत लिखे, और ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया था जो मैं आपको बता रहा हूँ FBI की तरफ से, कि अगर 2 लाइन का एक खत लिखे कि जनाब ये 50 लाख रुपए आपने कौमी बचत में लगाए हैं, लेकिन आपने ये पैसा जहाँ से आया उस आमदनी पर टैक्स तो नहीं दिया, ना आपने अपने रिटर्न में डिक्लेयर किया, इसका मतलब है या चोरी का है, या स्मगलिंग का है, या जो रिश्वत का है, जो भी है नाजायज पैसा है। सर वो खत हमें लिखे जाते हैं, हम जो सैलरीड पर्सन होते हैं, टैक्स पेयर होते हैं, हमें लिखे जाते हैं कि आपने अपना टैक्स फिल किया या नहीं किया, आपने नए साल का टैक्स भरा या नहीं भरा। ये इस तरह के खतूत उन लोगों को आते हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारा दबाव एक आम आदमी पर क्यों होता है? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको तो इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ से उनको आमदनी तो नहीं होती, कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि जी हमने इतने नोटिस इशू कर दिए। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको दोबारा कहूँगा, ये जो कानून तोड़ रहे हैं कि उन लोगों की लिस्ट है, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि हम क्रैक डाउन करेंगे, तफसीलात हमारे पास है, और मैंने उनको पूरा हिसाब बना के दिया। 900 अरब रुपया हुकूमत को चंद माह में चोरों से मिल सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर को आज ये फैसला करना था कि आया कानून पर अमल करते हुए उन लोगों से जिनके पास चोरी का, रिश्वत का, भत्ते का पैसा है, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जिनके असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत के कंट्रोल में हैं, और उसके लिए किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक नोटिस देना है कौमी बचत को, स्कीम को, कि जनाब ये पैसा आप दे दें, नहीं देंगे तो आप इसका मुनाफा भी नहीं ले सकते, इसका कैश भी नहीं करा सकते। लेकिन ऐसा कोई खत लिखा नहीं गया FBI की जानिब से। नहीं, खत वो नहीं लिखेंगे ना, इसलिए कि उससे ताकतवर तबके जो हैं वो नाराज होते हैं। मैं बार बार एक ही कह रहा हूँ, कानून तोड़कर ताकतवर तबकों की खुशनुदी। लेकिन दूसरे ममालिक में क्या किया जाता है, क्योंकि मैंने इसीलिए मिसाल तुर्की की दी, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में तुर्की की मईशत के हवाले से बात की जा रही है। पहले पूरी दुनिया तुर्की की मईशत पर तनकीद कर रही थी, आज वही दुनिया जो है वो तैयब उर्दवान के फैसलों पर कह रही है कि बेहतरीन फैसला किया कि उन्होंने अपने जो पैसा है, जो लीरा है, उसको डिवैल्यू होने से बचाया। डिफॉल्ट होने जा रहा था उनका मुल्क, वहाँ पे गुर्बत, महंगाई इतनी बढ़ गई थी। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी है, हमारे मुल्क में जो महंगाई है, हमारे यहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं इस महंगाई की सूरत हाल में, तो हम नहीं चाहते, हमारी हुकूमत नहीं चाहती कि हम इस सिचुएशन से निकलें? नहीं, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा था कि आपने जानबूझकर, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, अगर इनको कटहरे में लाया जाए, साबित मैं कर सकता हूँ कि इन्होंने जानबूझ के रुपए की कदर गिराई है। अगर मई से अब तक 26 रुपया गिर गया तो इसका मतलब ये तो 50 अरब रुपए, 50 रुपया फी डॉलर गिरा है उस मुल्क में जहाँ के 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है। सवाल ये क्यों गिराया गया, किसने गिराया, किसने जून में जो IMF के साथ कितने % लोगों को फायदा पहुंचाया गया है आपके ख्याल में? इसमें कोई शुबे की बात ही नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस वक्त जून में मुज़ाकरात होने थे IMF के साथ, अगर ये जून में मुज़ाकरात कर लेते तो आपको सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 26 रुपये गिरा है ये नहीं गिरता। नंबर 1, जो आपका इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 15 अरब डॉलर होने जा रहा है। अभी जुलाई से नवंबर तक जो है ये 7 अरब डॉलर हुआ। पिछले साल इसी मुद्दत में जो था ये सरप्लस था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जून में अगर ये मुज़ाकरात होने थे, अगर ये हमारे वज़ीर ख़जाना कर लेते तो ना रुपया इतना गिरता, ना तिजारती खसारा इतना गिरता, ना रिजर्व गिरते, ना महंगाई बढ़ती। ये क्यों किया कि अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाना था कि वो सस्ती शरह सूद पर कर्जे ले लें, क्योंकि जिस दिन आप IMF के पास जाएंगे उससे पहले आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जैसे इन्होंने भी बढ़ाया है 275 बेसिस पॉइंट। उन चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी करेंसी को, अपनी पाकिस्तानी करेंसी को डिवैल्यू किया गया, जानबूझ के किया गया। ये कहना है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया सर का। नाज़रीन, ये सूरत हाल है हमारी मुल्की मईशत की, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि बहरानी कैफियत में है मुल्क, गैस का बहरान इतनी शदीद संगीन सूरत हाल अख्तियार कर चुका है कि मुल्क की जो रिफाइनरीज हैं वो बंद होने के दर पे आ गई हैं।
खास तौर पर यहाँ पर ये जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान रिफाइनरी जो कि बंद हो चुकी है, वाइको ऑयल रिफाइनरी जो कि बंद हो चुकी है, और अब मजीद रिफाइनरीज भी कह रही हैं कि हम इस सूरत हाल में कि हमारे पास नहीं है ईंधन और हमें अब अपनी रिफाइनरीज को बंद ही करना पड़ेगा। क्या वजह है, क्यों हमने कार्गोज के लिए पहले से मामला तय नहीं किए, क्यों हमने ताख़ीर की मुआहिदों में, क्यों कार्गोज लेट आए, इसके पीछे असल कसूरवार कौन है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल खटक साहब, CEO हैं अटक ऑयल रिफाइनरी। बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब। सर, पाकिस्तान रिफाइनरी PRL बंद हो चुकी है, वाइको ऑयल रिफाइनरी बंद हो चुकी है, अटक ऑयल रिफाइनरी की इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई है? सर देखिए जी, इसमें जो बेसिक इशू है वो ये है कि जो सारी रिफाइनरी फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती है, इट्स वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब वो ये रहा है कि और इसके जो मेन कंज्यूमर है वो जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, वो मेन कंज्यूमर्स हैं। अब हुआ ये है कि मैं यही कहूँगा कि जो पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन, इनके अंदर जो भी या मिसकोऑर्डिनेशन समझ गए या देर आर फोरकास्टिंग समझ के इन्होंने गवर्नमेंट ने फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट ज्यादा कर लिया है। अभी भी एक शिप PSO का 60,000 टन का वो हाई सीज के ऊपर खड़ा है और लोकल रिफाइनरीज के पास जो अपने टैंक्स है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो तकरीबन फुल हो चुकी है। अब वो रिफाइनरी ये कर नहीं सकती कि वो डीजल पेट्रोल तो बनाए और फर्नेस ऑयल न बनाए, तो मजबूरन उनको या बंद होना पड़ेगा या अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो जैसा आपने बताया कि PRL तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, वाइको का भी मेन यूनिट बंद हो चुका है और NRL भी 1-2 दिन के अंदर बंद होने वाली है। तो ये जरूर मैं कहूँगा कि क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इशू बड़ा स्ट्रांगली टेकअप किया और उनको समझ भी आ गई है, तो थोड़ा बहुत अब उन्होंने हमसे उठाना स्टार्ट किया है। अच्छा, PSO ने, तो फिलहाल तो हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये डे टू डे सर्वाइव भी मैं इसको कहूँगा, अगर ये रेगुलरली उठाते रहेंगे फिर तो चलती रहेगी। क्योंकि अटक रिफाइनरी की पोजीशन बाकी रिफाइनरी से थोड़ी मुख्तलिफ इस तरीके से है कि अटक रिफाइनरी 100% लोकल क्रूड ऑयल प्रोसेस करती है, राइट, जो बेसिकली पुख्तूनख्वा और पोटोहा रीजन से आता है। तो अगर खुदा न खास अटक रिफाइनरी बंद हो जाएगी तो इसी क्रूड वेल जो है, जो डिफरेंट इलाकों से है, उस क्रूड के साथ साथ गैस भी निकलती है जो नेचुरल गैस है। तो अगर अटक रिफाइनरी बंद होगी तो वो जब ऑयल वेल अगर बंद होंगे तो साथ जो तकरीबन 485 मिली क्यूबिक फीट पर डे गैस निकल रही है वो भी साथ बंद हो जाएगी, वो सीरियस क्राइसिस बनेगा। तो अब मेरा अपना ख्याल ये कि हुकूमत को अब इस चीज को समझ आ गई और एहसास हो गया है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अटक रिफाइनरी से रेगुलरली ये फर्नेस ऑयल उठाते रहेंगे ताकि कम से कम अटक रिफाइनरी बंद ना हो जाए। सर, ये पहले क्यों नहीं किया गया? जिस तरह आपने कहा कि फर्नेस ऑयल नहीं उठाया गया लोकल रिफाइनरीज से, अब आपने कहा कि एहसास हो गया हम सर्वाइविंग कंडीशन में, तो क्या अभी अलार्मिंग सिचुएशन से बाहर निकल गई है रिफाइनरीज? नहीं जी, बाकी रिफाइनरीज के बारे में ये नहीं कह सकता। पार्को रिफाइनरी जो कि कंट्री मुजफ्फरगढ़ के पास, वो इस वक्त कोशिश कर रही है कि कुछ फर्नेस ऑयल वो एक्सपोर्ट कर सके, लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट भी करेंगे तो भारी नुकसान पे करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने तो आसान नहीं है और इस पर जैसे जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी अच्छी प्राइस भी आपको नहीं मिल सकती। जहाँ तक आपको ये सवाल है कि पहले क्यों किसी को ख्याल नहीं आया, तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 3-4 साल से यही प्रॉब्लम आ रही है कि पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान आपस में या तो आप कहूँगा कि मिसमैनेजमेंट है या मिसकोऑर्डिनेशन है, या ये घबराहट में जरूरत से ज्यादा फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट करते उस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ती नहीं है, तो वो हमेशा थोड़ी इनकी आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। और इसका ये हाल है नहीं, ये फायर फाइटिंग के तरीके से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। तो हल इसका यही है कि ये रिफाइनरी अपग्रेड होनी चाहिए ताकि इनकी फर्नेस ऑयल प्रोडक्शन कम से कम हो जाए। ऑयल की डिमांड कम कम हो रही है जी, क्योंकि आपका एनर्जी मिक्स काफी चेंज हो गया पिछले 10 सालों में। अब आपके एनर्जी पे पावर प्रोडक्शन हो रही है, कोल के ऊपर हो रही है, हाइड्रोजन बढ़ गया है, तो अल्टीमेटली जरूरत यह है कि रिफाइनरी फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन कम करें। उसके लिए इनको अपग्रेड होना पड़ेगा, जिसके लिए रिफाइनरी सेक्टर और गवर्नमेंट आपस में तकरीबन पिछले 2 साल से एक नई रिफाइनरी पॉलिसी पे काम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो रिफाइनरी पॉलिसी है वो 1997 में इशू हुई थी, 24 साल पहले। बिल्कुल, तो बहुत जरूरत है कि जो रिफाइनरीज को एनेबल करें, इंसेंटिवाइज करें कि वो अपग्रेड हो जाए।
और इसमें 4-5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर अभी आपने कहा कि इतना यानी कि 1987 से लेकर अब तक कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, यानी कि एक बहुत बड़ी निग्लिजेंसी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 3-4 साल नहीं, बहुत सालों से अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी जो कि की जानी चाहिए थी। एक तो ये सवाल कि ये नहीं हुआ, ज़ाहिर ये एक वजह बनी। दूसरी आपने कहा कि पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के दरमियान जो एक मिस कम्युनिकेशन है या मिस मैनेजमेंट है जिसकी वजह से सिचुएशन हुई, क्या माजी में हमने ऐसी कोई सूरत हाल देखी थी? ये भी पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस बार जरा ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर ली है सिचुएशन ने, क्योंकि एक तो इनको जो एक अपना ख्याल था कि इतनी डिमांड बढ़ेगी बिजली की, वो बढ़ी नहीं। और साथ आप ये देखें कि अजीब सी बात ये है कि इस वक्त मुल्क में एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारी पावर प्रोडक्शन ज्यादा है और पावर प्लांट ज्यादा लग रहे हैं, जनरेशन कैपेसिटी बढ़ गई है। दूसरी तरफ इस वक्त मुल्क में खासकर रूरल इलाकों में इंतहाई ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। और ये है कि आप बिजली को आप लोगों को इंसेंटिव देकर ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें। इस वक्त बिजली ज्यादा अवेलेबल है और गैस है नहीं, तो एक साइड से लोड शेडिंग हो रही है। आप हैरान होंगे ऐसे इलाके जब 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो सर फिर अब होगा क्या? एक तरफ तो वफाकी वजीर ये भी कह रहे हैं, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगले साल से मुल्क में गैस नहीं होगी। जब रिफाइनरीज जो हैं वो बता रही हैं कि क्या सिचुएशन है, जब इंडस्ट्रीज बता रही हैं क्या सिचुएशन है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की पॉलिसीज कहाँ हैं? कहीं नजर आती है आपको हुकूमती पॉलिसीज खासतौर पर रिफाइनरीज के हवाले से? मैं इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाऊंगा जो सर आपके कुछ और दोस्त बात कर रहे हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं, नीयत का मुझे कोई शक नहीं है। ये जरूर है कि देखो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स जो मिलिशिया है, इसमें जो इस वक्त मिलिशिया की कैपेसिटी भी है ना जी, उनको बढ़ाने की जरूरत है। तो टेक्निकल लोग इसमें इंडक्ट होने चाहिए। जो ये सब्जेक्ट पावर और पेट्रोलियम मिलिशिया बोथ और एक्चुअली जो एनर्जी से रिलेटेड जितने विषय बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म नेचर के हैं, ये बयानबाजी से या से मसले हल नहीं होते। क्योंकि आप देखें कितनी ज्यादा चेंजेस मिनिस्ट्री में होती है। अब पेट्रोलियम की मिसाल में पहले हमारे मिनिस्टर्स बदले, 2 बार सेक्रेटरी बदल चुके हैं पिछले 1.5-2 साल में। और ये जो स्पेशल एडवाइजर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर को, नदीम बाबर साहब आए वो हो गए, साबित गौर साहब आए वो हो गए। तो रिफाइनरी पॉलिसी में यही मसला है कि हम पहले एक को समझाते हैं, बात बन जाती है, ड्राफ्ट रिफाइनरी पॉलिसी कब की बनी हुई है, वो फिर नए साहब आते हैं, नए से फिर वो रिवाइज होना शुरू हो जाती है। और ये अभी तक वो उसी फिर ये कैबिनेट कमेटी एनर्जी वहां जाती है, फिर वहां सवालात होते हैं और इन्फॉर्म किसी की डिस्कशन होती है कि पूरे डेप्थ में लोग जाते हैं नहीं। इस तरह मुल्क का मसाइल हल होने लगे नहीं लगे, तो ये इसमें ज़रा तवज्जो देने की जरूरत है, खासकर एनर्जी सेक्टर पे रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर अभी भी तवज्जो नहीं दी गई तो शायद बहुत मामला संगीन हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आदिल खटक साहब, CEO ऑयल रिफाइनरी हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे। KPK में बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त के बाद हुकूमत अब पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या तरजीहात अपना रही है। वज़ीर आज़म लाहौर में मौजूद हैं इस ब्रेक के बाद। तो अपने प्रोग्राम पर आते हैं और जिस तरह मैंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए क्या हिकमत अमली हुकूमत की होनी चाहिए, इसके लिए अब हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातें भी की हैं। ये KP इलेक्शन की कई वजूहात थी जो कि जानने की कोशिश की हुकूमत ने कि क्या वजह थी KP बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी की। तो गलत उम्मीदवारों का चुनाव, गवर्नेंस के मसाइल, महंगाई एक मसला जो कि खुद हुकूमत तस्लीम किया। लेकिन क्या पंजाब में महंगाई नहीं है? क्या पंजाब में गवर्नेंस के मसाइल नहीं हैं? तो ये मसाइल को देखते हुए जो बल्दियाती इलेक्शन होने हैं उसके रिजल्ट्स को कैसे अपने हक में किया जाएगा, और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी जो बात कर रहे हैं और जो 2 दिन से उनके बयानात सामने आ रहे हैं, उनको हुकूमत किस तरह देखती है। वो कहते हैं हम ख़ैमे लगाने जा रहे हैं और अब इस हुकूमत को हम ही घर भेजेंगे। ये हुकूमत चलाने की काम नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये हुकूमत नहीं चला सकते हैं, पीपल्स पार्टी ही ये काम कर सकती है। इसी पर हम बात करेंगे हमारे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसरत चीमा साहिबा। मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि पंजाब की सियासत का बड़ा अहम रोल होता है मुल्क की सियासत में। जो कहते हैं ना पंजाब में हुकूमत बनाता है वो पूरे मुल्क में हुकूमत बनाता है।
जो पंजाब में मामला जिसके ख़राब होते हैं फिर पूरे मुल्क में ख़राब होते हैं। ज़ाहिर हुकूमत की तवज्जो है पंजाब पर, वज़ीर आज़म आज मौजूद हैं यहाँ पर, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है बल्दियाती इलेक्शन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। सुमैया, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने की चीज़ है कि आसफ जरदारी की स्टेटमेंट को मैं ऐसे ही समझूंगी कि जैसे अब पहले अपने घर को तो वो देख लें कि जिनसे अपना घर संभाला नहीं जाता तो वो इस तरह की बढ़के और इस तरह की जी हमी देखें, ये वो आसफ अली जरदारी है जिन्होंने जो फेडरल की जमात थी, जो चारों सूबों में मौजूद जमात थी, उसको सीरियस दिन तक महदूद करने में इन्होंने खासा अच्छा रोल प्ले किया। जो डिक्टेटर ना कर सके पीपल्स पार्टी के साथ, इन्होंने वो कर दिखाया अपने करामाती परफॉर्मेंसेस के साथ। जहां तक रहेगी बात जो सिंध के अवाम का हाल है, तो इनको तो पहले चाहिए कि ये अपने जो है ना अपने सूबे को संभालने की तैयारी करें, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करें। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब के अंदर मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आपको परफॉर्मेंस वर्सेस परफॉर्मेंस देखना होता है। इस वक्त जो पंजाब के अंदर इकदाम हमने किए हैं, हमारी हुकूमत ने किए हैं, उसको माजी के जितने भी टेन्योर गुजरे उनके साथ कंपेयर किया, जंप करें आप लोग भी और हम लोगों को उसमें आप बुलाएं, बजाय इसके कि एक देखें ऑपोजिशन वो थकी हुई ऑपोजिशन है जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया जो हम लोग आज फेस कर रहे हैं। फिर इन 3 सालों में हमने जो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर इंटरनेशनल क्राइम जैसी आफत के बाद जो मुमकिनात हो सकती थी वो हमने की। अब जहां तक रहेगी बात कि ये जरदारी जैसा शख्स जिससे अपना सुबह संभाला नहीं गया, अगर आप चले पीपल्स पार्टी को रहने दें, दीगर अपोजिशन की जमातें, इनको आप थकी हुई अपोजिशन कह रही हैं, आपको बल्दियाती इलेक्शन में JUI फेस से शिकस्त का सामना करना पड़ा। KP वो सूबा जहां 9 साल हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और KP के लोग बार बार नहीं आजमाते, जो काम नहीं करता वो उसको नहीं आजमाते, तो ये KP के लोगों ने बताया। दूसरी बात ये कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसका नतीजा भी आपके सामने है। आपने कहा कि हमने बिल्कुल शिकस्त तस्लीम की, तमाम वुज़रा के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल फ्री इलेक्शन हुए हैं और महंगाई वजह है, हमारे गलत नुमाइंदों का, उम्मीदवारों का चुनाव वजह है। तो जहां आप लोगों की हुकूमत दो तो अक्सरियत से नहीं है, जहां इत्तेहादियों के साथ आपने हुकूमत बनाई है, वहां पे अपनी गिरफ्त को कैसे मजबूत करेंगे बल्दियाती इलेक्शन में? जी, ये सवाल आपका बनता है ना, लेकिन के जी जरदारी साहब ऐसे कह रहे थे तो मरियम ये कह रही थी, ये सवाल नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं बनता। हमारा जरदारी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। मैं तो कंपैरिजन की बात ही नहीं कर रही थी, मैं तो उनके बयान को कोट किया था ना। तो मैया आपने इतना लंबा सवाल पूछा तो जवाब ले लेना उसका। नहीं, मैं तो एक पॉइंट कह रही थी। जी जहाँ तक जी अच्छा, उसमें सुमैया देखें, मैं जो ये बात कर रही थी, जिस कॉन्टेस्ट में कर रही थी ना, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आपको ये समझा पाऊंगी पंजाब एंड देन KPK के अंदर क्या हुआ। देखिए, ये वो जमातें बात कर रही है, मैं 2 जमातों की बात कर रही हूँ जिसमें अभी मैंने बाकी किसी जमात का जिक्र नहीं किया। एक पीपल्स पार्टी और एक PMLN, जिनको आप देख लें इन्होंने हुकूमत कैसे बनानी है, खला में बनानी है, इन्होंने क्या परफॉर्म किया है, अभी इनको क्या कितनी सीटें मिली हैं, मुझे ये बता देना। मैं तो ये अर्ज कर रही हूँ कि हम इनको सरप्राइज देंगे इनके सूबे में। जहाँ तक रहेगी हमारे पंजाब की बात, पंजाब में हमने रिकॉर्ड काम किया है, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, हमने कॉलेजेस बनाए हैं, हमने स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड किया है। अच्छा। हमने 9 बड़े हॉस्पिटल पूरे सूबे को हेल्थ कवरेज देने जा रहे हैं बाय द एंड ऑफ फरवरी इंशाल्लाह। फिर उसके साथ साथ जो महरूम तबके थे, जो महरूम डिस्ट्रिक्ट थे, उनको हमने मेन स्ट्रीम में लेके आए। मैं जनूबी पंजाब की बात कर रही हूँ। पहले पंजाब का मतलब लाहौर और लाहौर का मतलब जाती उमरान डेवलपमेंट होती थी या मॉडल टाउन में, जहाँ ये इनके अपने कैंप। आप कह रहे हैं कि आपने जनूबी पंजाब पे भी तवज्जो दी है जो पिछली हुकूमतों ने नहीं दी। मैं आपकी बात तो हमारे पास आ गई है, लेकिन जाहिर है दूसरी तरफ का भी पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आपकी बात सुन भी रहे थे। हसन साहब, मुसरत साहिबा ये कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी पहले अपने सूबे को तो देख ले, फिर हमें वापस भेजने की बातें भी करे। आप लोग वापस कैसे भेजेंगे इस हुकूमत को, घर कैसे भेजेंगे? देखिए, मैं उनकी बातें तो आवाज तो मुझे उनकी नहीं आ रही थी। अच्छा। आपने कहा उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। अच्छा। गुजारिश ये है जी कि PTI का मैं समझता हूँ जो खैबर के अंदर रिजल्ट आया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात की वजह से आया है जो ना वो किसी की मानते हैं ना वो किसी को मानते हैं।
आप जिस वक्त तक दूसरों का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, दूसरों का काम तस्लीम नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं बदल सकता। और आज अगर आप सिंध देखें तो वो पाकिस्तान में अगर कोई बेहतरीन सूबा है जिसमें अच्छी गवर्नेंस है, जिसमें अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए और जो आज अवाम को वहाँ पे रिलीफ मिल रहा है, शायद ही पाकिस्तान के। आप ये कह रहे हैं कि सिंध में पंजाब से ज्यादा रिलीफ मिल रहा है अवाम को? मैं कह रहा हूँ कि सिंध 1000 गुना आगे है। 1000 गुना आगे? 1000 गुना। सिंध तालीम के लिहाज से भी, सेहत के लिहाज से भी जो हुआ, ARD की तहरीक में जो हुआ, जिस तरह सिंध को फतह करने की कोशिशें की गई, जिस तरह सिंध पे चढ़ाइयाँ की गई, मैं समझता हूँ कि सिंध बेहतरीन सूबा है। सिंध में ऐसा क्या है जो पंजाब में नहीं है? एक पॉइंट आप मुझे बताएं हसन साहब। पंजाब में वजीर आला ही कोई नहीं है जी। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पे कोई वजीर आला ही नहीं है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव। उस्मान गुजार साहब हैं तो बेचारे बराए नाम है वो, आप उन्हें समझते हैं कि वो वजीर आला है? हैं तो वजीर आला तो पूरे सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है उनको। वो बेचारे तो अपनी मर्जी से डेरा गाजी खान नहीं जा सकते। उन्होंने क्या सूबा चलाना है जी? 5 लोग हैं वहाँ सूबा चलाने वाले, ना किसी को इख्तियारात का पता है, ना किसी को किसी चीज का ख्याल है। जिसका दिल करता है, जो दिल करता है। सर वो कह रही हैं बेहतरीन हेल्थ सिस्टम दिया है हमने पंजाब को, हम सेहत कार्ड दे रहे हैं। सिंध हुकूमत क्या दे रही है आवाम को? यहाँ पे कहाँ है सेहत कार्ड? आप सिंध में आकर देखें, सिंध ने जितना हेल्थ में काम किया है, NICD की कोई मिसाल है पंजाब के अंदर? चलेंगे पूछ लेते हैं मुसरत साहिबा, कोई मिसाल है सिंध में जितना काम हुआ? एक किडनी लिवर ट्रांसप्लांट का इदारा है और वो भी सिंध के पास है जी। मुसरत साहिबा जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। जी मुसरत साहिबा क्या जवाब है इस पर? जी 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 सुमैया, मैं अर्ज करूँ कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनको अपने चेयरमैन का नहीं पता। यहाँ पे चेयरमैन, को चेयरमैन के आगे अंकल आंटियां ये पार्टी चला रहे हैं। तो पहले ये अपनी पार्टी का संभाला करें। सिंध के अंदर इन्होंने जो जिस तरह से दूध और शहद की नहरें बहाई हैं वो सारे जमाने को पता है, और इनको चाहिए कि ये इतनी अच्छी है, सुबह सबसे आगे है। तो उसका तरीकाकार ये होता है सुमैया कि वो पॉइंट्स बताएं कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं और पंजाब से किस तरह बेहतर है। वो मैं आपको बता देती हूँ, मैं कुछ चीजें सामने रखती हूँ और उसका कंपैरिजन बताएं हमें गालियां दिए बगैर। ठीक है। नंबर 1, कितने नए बड़े हॉस्पिटल बनाए, कितनी नहीं भाई, नहीं सियासी गालियां। आप तो बहुत मेरे भाई हैं। चलिए आप पॉइंट्स तो बताएं ना, फिर मैं ब्रेक लूंगी। आप पॉइंट्स बताएं। वो हम सियासी तौर पर एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं ना। अच्छा पॉइंट्स। अच्छा दूसरी बात ये कि जी हेल्थ के अंदर इन्होंने कितने बड़े हॉस्पिटल सूबा सिंध को दिए, ठीक है, कितने नए कॉलेजेस बनाए, कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनाई, ठीक है। जो महंगाई वहाँ पे पंजाब से कई गुना ज्यादा। महंगाई तो पूरे मुल्क में है मैम। नहीं, वहाँ ज्यादा पंजाब से भी, पूरे मुल्क में है, लेकिन यहाँ पंजाब में सबसे ज्यादा। यहाँ शेव वाला 200 रुपए लेते हैं यहाँ सिंध के अंदर जो। अच्छा मजे की बात ये कि मेरा ताल्लुक है सिंध से, आप दोनों पंजाब से हैं। दूध जो है वो पंजाब से फी लीटर 20 से 25 रुपए महंगा। अच्छा ठीक है। फ्रूट, सब्जियां, दालें सब पंजाब से महंगी हैं। अच्छा, जहाँ तक रहेगी बात जो गुड गवर्नेंस के हालात, तो ये हैं कि आए दिन यहाँ पे टारगेट किलिंग होती है, आए दिन यहाँ पे सहाफियों को पकड़ के मार दिया जाता है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता उनके लवाहिकीन को। अच्छा अमन अमान का मसला भी पूरे मुल्क में है, वो आपकी बात ठीक है, कराची में सिंध में ज्यादा है, लेकिन वैसे ओवरऑल पूरे मुल्क में है। अगर आप दोनों चाहते हैं कि मेरे साथ रहें तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हसन साहब का मैं जवाब जरूर लेना चाहूंगी क्योंकि जो पॉइंट नोट किए हैं, तो हसन साहब अगर आप जवाब देना चाहें तो हम हमारे साथ रहें, क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर वापस आएंगे तो हसन साहब से पूछते हैं कि क्या किया है सिंध में इन पॉइंट्स पर। जी जनाब वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि पंजाब में क्या करने जा रही है बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पीपल्स पार्टी के दावों पर अभी एक कुछ पॉइंट्स नोट करवाएं मुसरत चीमा साहबा ने। हसन साहब उसका जवाब देंगे। हसन साहब क्या किया आपने हेल्थ के निज़ाम पर, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ कितनी बनाई, और महंगाई भी ज़्यादा है इस सूबे में तमाम सूबों के मुकाबले में?
देखें सुमैया, मैं या तो हो ना कि कोई चीज कहने से उन्होंने मान जाना हो। मैं अगर यहाँ कहूँ कि पाकिस्तान, तान, KPK और GB के अंदर और चारों दूसरे सूबों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने कोई यूनिवर्सिटी बनाई ही नहीं है पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में तो नमल भी बन गई, लेकिन पब्लिक सेक्टर में कोई एक मुझे इदारा बता दे जो कायम किया हो किसी ने भी। सारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इदारे हैं। आप हॉस्पिटल्स देख लें, मैं कहता हूँ पंजाब के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो पीपल्स पार्टी के अलावा अगर किसी ने बनाया है तो मुझे बता दें। और जहाँ तक ये सिंध के साथ कंपैरिजन करते हैं ना, तो मैं इन्हें कहता हूँ कि ये तशरीफ लाएं। मैं आपको भी दावत देता हूँ, बल्कि आपके शहर में NICVD जो है जी, कोई पूरे पाकिस्तान में उसके मुकाबले सर मैं जानती हूँ, मैं वहाँ जा चुकी हूँ। और NICVD एक नहीं है, आपके छोटे छोटे जिलों में भी NICVD मिट्टी जैसे जिले में बने पड़े हैं, आपके सक्खर में बना पड़ा है। ये कोई मुझे एक इदारा NICVD सर NICVD बहुत जबरदस्त अस्पताल है, लेकिन आप भी जानते होंगे कि यहाँ बेड्स मौजूद नहीं होते, इतना रश होता है। तो मैं कहता हूँ रश होता है, लेकिन हॉस्पिटल का व्यवहार आप बताएं। अब रश का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा साइबर नाइफ है, मुझे पूरे पाकिस्तान में एक साइबर नाइफ जैसा कहीं पे कैंसर का इलाज ये बता दे, और उससे इतना महंगा तरीन इलाज है जो फ्री हो रहा है वहाँ पे। बातें करने को तो बहुत ज्यादा है, और गवर्नेंस की ये बात करती है, इन्हें तो मैं कहता हूँ करनी ही नहीं चाहिए। ये कल इन्होंने बंदा मारा है ANP का TI खान के अंदर, आज ये कह रही है जी गवर्नेंस बड़ी है। ये 10 बंदे रहीम यार खान में मर गए दिन दिहाड़े, गुड गवर्नेंस में मरे। ये छोटू मोटू गैंग जो फिर रहे हैं डेरा गाजी खान और राजनपुर और रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में, वो गवर्नेंस। सर बिल्कुल उनको जवाब दे होना है, लेकिन कराची में भी अमन अमान की सूरत हाल खासी खराब है, यहाँ भी किसी को जवाब दे होना है। बाइक स्क्रैचिंग और ये क्या सारा कुछ हो रहा है। और मैं तो कहता हूँ जी कि आज भी इनके पास टाइम है। आज ये KP का रिजल्ट देखकर आज भी इनके पास टाइम है। पूरी जो नेशनल लीडरशिप है उनके साथ बैठे, उनके साथ ये डायलॉग करें, इन चीजों का हल निकालना है। तो माँ सिवाय इस क़यादत के ये नहीं, ये सैर चलें ठीक है, देख लेते हैं ना अवाम किसको चुनते हैं, ये ज्यादा दूर नहीं रह गया है मामला। सारी जो KP के अंदर हुआ है जी, किसी का भाई हार गया, ठीक है देख लेते हैं। असल साहब पंजाब में क्या होता है, क्योंकि पंजाब में जब दावा कर रही है पीपल्स पार्टी, तो देख लेते हैं कि पंजाब के लोग आपको चुनेंगे। ये अब आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के रिजल्ट्स बता देंगे। बहुत शुक्रिया, आप देखिएगा होता ठीक है इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप हसन के साथ मौजूद थे। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस में क्या होने वाला है उस पर हम बात कर रहे थे। तो ओमिक्रॉन की कुछ सूरत हाल पर बात करूंगी, जिसमें कराची में ओमिक्रॉन के मजीद केसेस सामने आए। 6 मुश्तबा केसेस हैं जो कि सामने आए। तमाम अफराद बैरून मुल्क से यहाँ पर आए थे। और ओवरऑल सिचुएशन कराची में क्या है, हमारे साथ हमारी नुमाइंदा है मरियम हसन, उनसे बात करते हैं। मरियम, 6 अफराद ये बैरून मुल्क से पहुँचे हैं, ये तमाम अफराद क्वारंटीन सेंटर्स में मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल, ये 6 मुश्तबा केसेस जो हैं आज दोपहर जो है वो सामने आए हैं ओमिक्रॉन के। और ये तमाम अफराद जो हैं बैरून मुल्क से कराची पहुंचे थे। इनमें से 4 अफराद जो है वो जनूबी अफ्रीका, और जबकि 2 अफराद जो हैं वो बरतानिया से जो है वो कराची पहुंचे हैं। इन तमाम की रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो है उनके सैंपल जो है वो एक हॉस्पिटल में भेज दिए गए हैं। जबकि ये याद रहे कि कराची बल्कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस 8 दिसंबर को जो है वो रिपोर्ट हुआ था, और जिसकी एक हफ्ते के बाद निजी लेबोरेटरी के जरिए जो है वो तस्दीक भी कर दी गई थी। गैर सरकारी जराये के मुताबिक और दीगर माहिरीन सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है। लेकिन सबसे क्या महकमा सेहत कोई ट्रैक्शन फिगर्स दे रहा है मरियम इस हवाले से?
देखिए बिल्कुल इस वक्त कुछ खास खातिर ख्वाह फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन माहिरीन सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो तकरीबन पहले वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में जो है 15% ज्यादा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये डेंजरस नहीं है, ये इंसानी सेहत को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना डेल्टा वायरस पहुंचाता है। चलें, ये तो सिचुएशन हो गई ओमिक्रॉन की मरियम। ज़ाहिर ओमिक्रॉन के केसेस भी सामने आ रहे हैं और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं जो कि माहिरीन सेहत के पास हैं, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में उनके टेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन एक और सिचुएशन है, वो मौसम की सिचुएशन है, मौसम की सूरत हाल है। कराची में जिस तरह कहा जा रहा है कि हालिया जो बारिशें हैं उसके लिए अलर्ट जारी किया गया है, मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी इस हफ्ता और इतवार को कहा जा रहा है। क्या सिचुएशन है, क्या कुछ तैयारियां नजर आई हैं आपको? अब देखिए ये मगरिबी हवाओं का सिस्टम है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो कि न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान भर को मुतासिर करेगा और इसकी जो टेल है वो सिर्फ कराची पर जो असरअंदाज होगी, जिसके सबब कराची में सिर्फ दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक जो है ये बारिशें होंगी। 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक ये बारिशें होंगी और हल्की बारिश और दरमियानी बारिश जो है वो कराची में हो सकती है। ज़ाहिर है कराची शहर जो कि थोड़ी बारिश को भी सह नहीं सकता, तो इंतजामात होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।